हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट, जो कि है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब वो 2 वेरिएबल में भी हो सकता है और 3 वेरिएबल में भी हो सकता है। ठीक है, सो हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे 2 मेथड्स इनको सॉल्व करने का, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड तो हम लोग डिटर्मिनेंट वाला जानते हैं। डिटर्मिनेंट वाला मेथड क्या है, क्रेमर रूल लगाओ। क्रेमर रूल क्या कहता है, डी निकालो, डीएक्स निकालो, डीवाई निकालो, डीजेड निकालो। ठीक है, डीएक्स डी, अगर 2 वेरिएबल है तो डीएक्स और डीवाई ही निकालो। उसके बाद क्या निकालो, उसके बाद एक्स निकालो बाय द फॉर्मूला ऑफ डीएक्स बाय डी, फिर निकालो वाई डीवाई बाय डी, और फिर निकालो जेड डीजेड बाय डी। ठीक है, अच्छा, तो वो तो हमारा होता है भाई डिटर्मिनेंट की हेल्प से, बट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स की हेल्प से इक्वेशन की सॉल्विंग। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, मतलब पिछले वाले से ज्यादा आसान लगेगा ये वाला आपको। ठीक है, अच्छा, तो क्या है ये, ओके, तो देखो इसमें हम लोगों को क्या करना है। इसमें सबसे पहला है मेथड ऑफ इन्वर्जन। 2 मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। पहला मेथड है मेथड ऑफ इन्वर्जन। मेथड ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है, आपके पास 2 मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, मैं 3x3 का बता देता हूं, 2x2 समझ जाओगे। आपके पास सपोज एक इक्वेशन लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और तीसरा इक्वेशन लिखा है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो आप लोगों को क्या करना है, 2 मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, मैट्रिक्स का इक्वेशन होगा ax बराबर b। x क्या होगा, x होगा हमारा वेरिएबल, कौन कौन सा, x y z। x हमेशा कौन सी मैट्रिक्स होगी, x हमेशा एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। x हमेशा एक कॉलम मैट्रिक्स होगी जिसमें वेरिएबल्स होंगे हमारे तीनों इक्वेशन के। 2 ही वेरिएबल है तो सिर्फ x और y होगा x। ठीक है, a में क्या आएगा, a में आएंगे इनके कोएफिशिएंट्स, x का एक कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1, z का कोएफिशिएंट c1, फिर इधर आएगा a2 b2 c2, फिर आएगा यहाँ पे a3 b3 c3 इज इक्वल्स टू b। क्या होगा, b में हम लोगों का ये आएगा d1 d2 d3, d1 d2 d3। अच्छा, तो ये तो हम लोगों ने लिख लिया, बट इसका मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का। देखो मेथड ऐसा है कि यार हमारे पास इक्वेशन है ax बराबर b। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें x फाइंड करना है। तो हम इस x को फ्री कैसे कर सकते हैं, मैंने बोला था फ्री करने का मेथड क्या होता है, प्री मल्टीप्लाई कर दो उसी चीज के इनवर्स से जो चीज x के पीछे है, या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो उस चीज के इनवर्स से जो x के आगे है। तो जैसे लिखा रहता था ax_b, तो हम लोग यहाँ पे a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई और b इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते थे, तो x हो जाता था फ्री। तो यहाँ पे हम लोग a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इनवर्स इंटू ax इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स इंटू a हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो गायब हो गया, तो x बराबर आ गया a इनवर्स b। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, ये जो आपकी a मैट्रिक्स है ना, इसका इनवर्स निकालना है। उस इनवर्स को b मैट्रिक्स से, मतलब d1 d2 d3 वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, और जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सॉल्विंग का तरीका। अच्छा, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया जाए ताकि आप लोगों को मेथड ऑफ इन्वर्जन दिमाग में बैठ जाए। सो इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को एक क्वेश्चन तो दे रखा है, बट ये हम लोगों का वर्ड प्रॉब्लम भी दे रखा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स इज ₹60। ठीक है, 4 पेंसिल 3 पेन और 2 इरेजर का कॉस्ट 60 रुपया पड़ रहा है। 2 पेंसिल 4 पेन 6 इरेजर का कॉस्ट 90 रुपीज पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपकी एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाए। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों को पेंसिल है, पेन है, इरेजर है, तो एक पेंसिल एक पेन एक इरेजर का कॉस्ट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज। ठीक है, और 1 पेन का कॉस्ट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं y रुपीज, और एक इरेजर का कॉस्ट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं z रुपीज। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सो हमारी कंडीशन 1 यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पहली कंडीशन हमें यहाँ पे कहती है कि भाई 4 पेंसिल 3 पेन और 2 इरेजर। 4 पेंसिल मतलब 4x, 3 पेन मतलब 3y और 2 इरेजर मतलब 2z। इसका कॉस्ट है टोटल 60 रुपए। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहती है, 2 पेंसिल 4 पेन और 6 इरेजर, मतलब 2 पेंसिल 4 पेन और 6 इरेजर अगर मैं खरीदता हूँ तो मुझे 90 रुपए पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा इक्वेशन 2। तीसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिखते जाना। यहाँ पे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन।
यहाँ पे क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यार जगह कम पड़ जाएगी फिर, राइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 पेंसिल 2 पेन और 3 इरेजर, 6 पेंसिल 2 पेन और 3 इरेजर अगर वो लेता है तो उसको टोटल मिल रहा है 70 रुपए का कॉस्ट। तो हर एक आइटम का हमें कॉस्ट पता करना है, तो बेसिकली हमें XYZ फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ये मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, देखो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे AX बराबर B, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, ए मैट्रिक्स होगी 4 3 2, पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे, दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट दूसरी रो में 2 4 6, तीसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट तीसरी रो में 6 2 3, मल्टीप्लाइड बाय एक्स मैट्रिक्स क्या है हमारी XYZ इज इक्वल टू B क्या है हमारा 60 90 70। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, इतना क्लियर। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्री मल्टीप्लाई करना है A इनवर्स से, तो A इनवर्स AX इक्वल टू A इनवर्स B। तो आपका जो x है वो आ गया A इनवर्स इंटू B। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनवर्स कौन से मेथड से फाइंड आउट करते हो, टोटली आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपने किया आपने यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप A इनवर्स किस प्रकार से फाइंड आउट करते हो। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट से निकाल रहा हूँ, बट आप एडजॉइंट मेथड से पूरे मेथड को लगाकर फाइंड आउट करोगे, राइट। आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते A इनवर्स, आप पूरा माइनर निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, एडजॉइंट निकालोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, उसके बाद फाइंड आउट करोगे। फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट से A इनवर्स निकाल रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है, समझाने के बहाने शॉर्टकट में। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे तो A इनवर्स बराबर हम लोग यहाँ पे A इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। A इनवर्स हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, देखो A इनवर्स का शॉर्टकट क्या था, याद है क्या था, माइनर निकालते जाओ रो वाइज और लिखते जाओ कॉलम वाइज, ठीक है। 4 3 या 12, 12 माइनस 12 0, 2 3 या 6, 6 माइनस 36 माइनस 30, फिर सॉरी हाँ सही तो है, फिर 2 के साथ 2 2 जा 4, 6 4 या 24, 4 माइनस 24 माइनस 20, फिर इसके साथ 3 3 या 9, 9 माइनस 4 5, फिर इसके साथ 4 3 या 12, 6 2 या 12, ये भी 0, फिर इसके साथ 4 2 जा 8, 6 3 या 18, 8 माइनस 18 माइनस 10, फिर इसके साथ 3 6 या 18, 4 2 या 8, फिर इसके साथ 4 6 या 24, 24 माइनस 4 20, फिर इसके साथ 4 4 या 16, 16 माइनस 6, डिटरमिनेंट निकालते 4 0 जा 0, 3 30 या 90, 2 20 या 40, तो 90 माइनस 40, तो डिटरमिनेंट आ गया इसका 50। अब इस 50 को अंदर भेज दो, ठीक है, या तो ऐसे ही रहने दो। सो A इनवर्स हमें मिल चुका है, x हमारा क्या है, x हमारा है XYZ। A इनवर्स क्या है हमारा, A इनवर्स है 1/50, यहाँ पे है 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 और माइनस 20 प्लस 10 प्लस 10। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है B से, B में है 60 90 70, ठीक है। चलो तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 1/50 को बाहर ही रहने दो फिलहाल, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, 0 60 जा 0। देखो ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 की, तो क्योंकि ये 3 3 सेम है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और साथ ही में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1, मतलब उसमें 3 रो और 1 कॉलम होगी, राइट, 3 रो 1 कॉलम होगी। अगर कुछ और आ रहा है तो तुम गलत हो फिर। माइनस 590 जा माइनस 450, प्लस 10 70 जा 700, 30 60 जा 1800, 0 से 0 ही हो जाएगा, माइनस 20 70 जा 1400, माइनस 20 60 जा माइनस 1200, 10 90 जा 900, 10 70 जा 700, ठीक है। देयरफॉर ये हो गया XYZ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा 1/50, ये माइनस 450 प्लस 700 आ जाएगा 250, 1800 माइनस 1400 आ जाएगा 400, और 9 7 1600 में से 1200 जाएगा तो ये आ जाएगा 400, ठीक है। अब इस 50 को अंदर भेजोगे तो ये आ जाएगा 250/50 हो जाएगा 50, 400/50 हो जाएगा 8, सॉरी 250/50 हो जाएगा 5, 400/50 हो जाएगा 8, फिर 400/50 हो जाएगा 8। तो देख सकते हो यहाँ पे XYZ का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। सो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 8 एंड z इज ऑल्सो इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे एक इरेजर का कॉस्ट कितना है, सॉरी एक पेंसिल का कॉस्ट है 5 रुपया, एक पेन का कॉस्ट है 8 रुपया और एक इरेजर का कॉस्ट है 8 रुपया। तो समझ में आया ये मेथड की वर्किंग क्या है। ये मेथड की वर्किंग है, मैट्रिक्स का इक्वेशन लिखो AX बराबर B, A में XYZ के कोएफिशिएंट लिखो, पहले इक्वेशन का कोएफिशिएंट पहली रो में, दूसरे इक्वेशन का कोएफिशिएंट दूसरी रो में, तीसरे इक्वेशन का कोएफिशिएंट तीसरी रो में। X में आएगा XYZ, X है एक कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम है और वो भी XYZ है उसमें, ठीक है। और B में आएंगे
कॉन्स्टेंट्स मतलब d1 d2 d3। अच्छा, अगर ये 2 क्रॉस 2 का होता तो क्या होता, तब भी ax बराबर b लिखते, यहाँ पे आ जाता a1 b1, यहाँ पे आ जाता a2 b2, यहाँ पे आ जाता xy और यहाँ पे आ जाता c1 c2। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। तो a1 b1 कोएफिशिएंट्स और c1 कांस्टेंट। फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वो तो समझ ही जाओगे। तो 3 क्रॉस 3 का ये मेथड ऑफ इन्वर्जन है, पहला मेथड समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग मेथड ऑफ रिडक्शन। अब क्या देखेंगे हम लोग, मेथड ऑफ रिडक्शन। तो मेथड ऑफ रिडक्शन क्या है, हाँ देखो ये जब ए इनवर्स निकालोगे ना तो मेरी तरह शॉर्टकट से मत निकालना, तुम पूरा सॉल्व करना जैसे पहले हम लोग निकाला करते थे। तो मेथड ऑफ रिडक्शन मैं यहाँ पे बताता हूँ और फिर उसकी वर्किंग बताता हूँ। ओके, सो वी आर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, सो हम लोग अगले दिन में आ चुके गाइस। ज़्यादा रात हो गई थी तो मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया, एक्चुअली स्टॉप करना पड़ा, ऊपर से प्रेशर पड़ गया। ठीक है, सो ठीक है भाई। सो मैट्रिक्स हम लोग कर रहे थे, हम लोग एक्सरसाइज 2.3 में कंसेप्ट सीख रहे थे। ठीक है, सो कंसेप्ट क्या क्या थे हमारे कंसेप्ट? हमारे पहला था इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में हमने क्या सीखा कि भाई ax बराबर b रहेगा, फिर x इक्वल टू a इनवर्स b करके एक इक्वेशन आएगा। सो जो भी तुम्हारी a मैट्रिक्स थी उसका इन्वर्स निकालो, इन्वर्स निकालने के बाद उसको b से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा तुम्हें x y z मिल जाएगा। ठीक है, z भी मिल जाएगा, z भी मिल जाएगा। ओके, सो आज हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ इन्वर्जन। व्हाट इज मेथड ऑफ आज हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ रिडक्शन। तो जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ पा रहे हो, इसमें कुछ ना कुछ रिड्यूस करना होगा। क्या रिड्यूस करना है, कैसे रिड्यूस करना है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ रिडक्शन क्या है? बेसिकली मेथड ऑफ रिडक्शन में हम लोग इक्वेशन तो वही बनाते हैं। समझ लो आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है। पहले मैं 2 वेरिएबल का एग्जांपल लेके बताता हूँ, फिर मैं आपको 3 वेरिएबल का एग्जांपल लेके बताऊंगा। ठीक है, आपके पास है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 और आपके पास है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल की। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इसमें भी आपको इक्वेशन ही बनाना है, कौन सा? ax बराबर b। a क्या है आपका? a है आपका a1 b1 और ये है आपका a2 b2। ठीक है, x क्या है आपका? x और y। x मैट्रिक्स क्या है आपकी? x मैट्रिक्स है वो चीज़ें जो आपको फाइंड आउट करनी है, x y। अच्छा, b क्या है आपका? b है कांस्टेंट टर्म्स c1 c2। ठीक है, ये बन गया आपका इक्वेशन। अब इसके बाद आपको इसमें क्या करना रहता है पता है? इसमें आपको करना रहता है, जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स a है ना, जो ये मैट्रिक्स a है, इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना रहता है। कन्वर्ट a इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आपको a को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करना है, अब ये आपकी मर्जी है। ठीक है, एंड डू द ट्रांसफॉर्मेशंस इन b सेम एज a। मतलब जब आप लोग a को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो जैसी जैसी ट्रांसफॉर्मेशंस आप a में कर रहे हो वैसी वैसी ही ट्रांसफॉर्मेशंस रिस्पेक्टिवली आप लोगों को b में भी करते रहना है। समझ रहे हो क्या करना है? नहीं समझ रहे हो? देखो a में जैसे आप लोगों ने a1 माइनस a2 किया, मतलब r1 माइनस r2 किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी r1 माइनस r2 आपको करना है b में भी। अच्छा, तो क्या यहाँ पे भी x माइनस y, x में नो चेंज। ठीक है, x मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहाँ आएगा? सिर्फ a और b में, x में नो चेंज। अब कोई एक नॉर्मल टीचर होगा तो आपको यही बताएगा कि यार मतलब a मैट्रिक्स है, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा। बट ये सेंस क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का, या फिर क्या इसके अलावा भी कोई मेथड होता है? इसका सेंस क्या है? वो चीज़ तो आपको सिर्फ बहुत सारे लोग बता देंगे, लेकिन मैं बताता हूँ आप लोगों को। सेंस देखो ऐसा है, हमें मेथड ऑफ रिडक्शन में एग्जैक्टली क्या करना है? मेथड ऑफ रिडक्शन में एग्जैक्टली ये है कि भाई तुम्हें सॉल्व ना करना पड़े लीनियर इक्वेशन को, डायरेक्टली तुम्हें एक्स वाई की और जेड की वैल्यूज मिल जाए। ठीक है, सॉल्व ना करना पड़े। मतलब बेसिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक्सरसाइज 2.3 में आपके क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि उसे रिडक्शन मेथड से करना है तो उसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 5y बराबर -3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 माइनस 3 7, 25, 25 प्लस 3 28, 7 28, x की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू 4 आएगी तो y की वैल्यू -3 आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3 आएगी। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया माइंड में।
मैंने तो कर लिया, अब आपका पता नहीं। तो इसको इस मेथड से कैसे करेंगे वो मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो 2x प्लस वाई बराबर 5 है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 5y बराबर -3 है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो बेसिकली आपने क्या किया, आपने किया ax बराबर b। a में आपने लिखा x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट। पहला इक्वेशन पहली रो में, दूसरा इक्वेशन दूसरी रो में। ठीक है, x का कोएफिशिएंट पहले कॉलम में, y का कोएफिशिएंट दूसरे कॉलम में, z का कोएफिशिएंट तीसरे कॉलम में। राइट, अच्छा ये x मैट्रिक्स क्या है, x मैट्रिक्स है x y, और b क्या है आपका, b है आपका कांस्टेंट टर्म 5 और 3। इतना कर लिया। अब मैंने बोला कि भाई इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है। मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, मैं बोलता हूं अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो तुम उसमें कोई भी एक एलिमेंट बस 0 कर दो। चाहे इस 2 को 0 कर दो, इस 3 को 0 कर दो, इस 5 को 0 कर दो, इस 1 को 0 कर दो, आपकी मर्जी है। आप किसी भी सिर्फ एक एलिमेंट को 0 कर दो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसको 0 करना चाहते हो। अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो अगर आप सेंस से समझोगे ना तब इस बात को समझ जाओगे, वरना रट्टू तोता लोग तो भाई अपना काम करते ही रहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर छोड़ो। अगर 2 क्रॉस 2 का है, कंडीशन 2 क्रॉस 2 में सिर्फ ये कर सकते हो, 3 क्रॉस 3 में नहीं। ठीक है, 3 क्रॉस 3 में मतलब हालात ऐसे बनते हैं कि उसमें आपको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर ही बनाना पड़ता है। एक और मेथड होता है उसमें, खैर 3 क्रॉस 3 डिस्कस करते हैं तो बेहतर होगा, तब बताएं, है ना। चलो देखो, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसी भी एक एलिमेंट को 0 बनाना है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब बनेगी जब मैं 3 को 0 बना दूंगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब बनेगी जब मैं इस 1 को 0 बना दूंगा। लेकिन मैं दोनों में से कोई मैट्रिक्स नहीं बनाऊंगा, मैं इस 5 को 0 बनाऊंगा। देखो, सो मैंने R2 में चेंज किया, R2 माइनस 5 R1 किया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, 5 माइनस 5 ये चीज 0 हो गई, 3 माइनस 10 ये चीज -7 हो गई। ऊपर तो कोई चेंज आएगा नहीं, एक्स वाई में कोई चेंज नहीं करना है मेरे भाई, एक्स वाई में कोई चेंज नहीं करना है। R1 सेम रहेगा, R2 में चेंज आएगा, -3 माइनस 5 इंटू 5, -3 माइनस 25 माइनस 28, तो ये हो गया -28। तो बेसिकली देखो इससे हुआ क्या, हमने जो एक एलिमेंट 0 बना दिया ना, तो उससे हमें देखो x की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई। कुछ लोगों को अभी भी नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लाई करो तब दिखेगा। मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को, 2x जा 2x, 1y जा y। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कितने ऑर्डर का आएगा, क्या आएगा। देखो ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1 की, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 1 का, मतलब 2 रो होगी, 1 कॉलम होगा। ठीक है, सो 2x प्लस y हो गया, ये -7x प्लस 0y हो गया, तो -7x आया सिर्फ, और इज इक्वल्स टू आ गया 5 और ये -28। ठीक है, सो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, सो 2x प्लस y बराबर 5 और -7x बराबर -28, सो x बराबर 4 आ जाएगा, और x बराबर 4 आ गया तो y बराबर देखो पुट करके -3 ही आएगा। तो सेंस क्या है पता है, सेंस ऐसा है कि आपको पर्टिकुलरली उन एलिमेंट्स को 0 बनाना है कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व ना करना पड़े। अब कुछ लोग बोलेंगे x बराबर 4 पुट किया, ये तो सॉल्व कर, भाई वो सॉल्व करना थोड़ी हो गया। सॉल्व करना मतलब 2 इक्वेशन को भिड़ाना, 2 इक्वेशन को आइडिया सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना, उसको बोलेंगे सॉल्व करना। तो ये सॉल्व करना थोड़ी हो गया, तो तुमने जस्ट वैल्यू पुट की है। तो बेसिकली तुम्हें उन 3 एलिमेंट्स को 0 करना है 3 क्रॉस 3 में, जिनसे एक एलिमेंट की वैल्यू आ जाए, फिर एक एलिमेंट की वैल्यू आ जाए, फिर तीसरे एलिमेंट की उन दोनों से आ जाए। नहीं समझे, देखो इसमें हमने इसे 0 किया तो हमें x की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई, x की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई तो हमने y निकाल लिया। अगर हम इसे 0 करते तो भी हमें x की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाती, अगर हम इसे 0 करते तो हमें y की वैल्यू डायरेक्टली मिलती, और y की वैल्यू डायरेक्टली मिलती तो हम x निकाल लेते। ठीक है, बट क्योंकि आपकी बोर्ड की बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि भाई अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बनाना है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप 1 या 3 को 0 बनाएं, बाकी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, बट ठीक है, आपके कॉलेज वगैरह में टीचर लोग रिकमेंड करते होंगे कि भाई अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर बताओ, लेकिन मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको सेंस करवा सकूं कि आखिर इस चीज का सेंस क्या है। राइट, तो सेंस क्या था हमारा, सेंस ये था कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व ना करना पड़े। उस पर्टिकुलर कोएफिशिएंट को अगर हम 0 कर देते हैं तो एक एलिमेंट की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ रही है। रट्टू तोता लोग क्या करेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, ट्रायंगुलर नहीं भाई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, बट क्यों बना रहे हो, ताकि हमें एक चीज की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाए। अभी 3 क्रॉस 3 में और फील आएगा आपको। देखो 3 क्रॉस 3 बताता हूँ, आ जाओ 3 क्रॉस 3 देखते हैं। 3 क्रॉस 3 में हाँ यहाँ पे एक मैट्रिक्स है हम लोगों की, इसे सॉल्व करते हैं, ये ज़्यादा आसान है। क्या मतलब, मैं आसान क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, आसान वाला ले रहा हूँ गाइस। 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2। ठीक है, x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 4। देखो एक महान इंसान ने कहा था ना, एक महान इंसान ने कहा था टीचर को सिर्फ आधी चीज़ पढ़ानी चाहिए। अब मुझे नहीं पता वो कौन थे, लेकिन वो उनकी बात, ये इतनी सच्चाई है ना उनकी बात में, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्यों पता है, क्योंकि अगर मैं आधा बताऊंगा, जैसे मैंने थ्योरी बता दिया, अब तुम क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे, तो ध्यान देना जो भी चीजें तुमने लाइफ में आज तक खुद से की होंगी ना, वो चीजें तुम्हें याद होंगी। जो चीजें दूसरों ने कराई होंगी वो एग्जाम तक याद रहती है, बाद में भूल जाते हो।
तो जो भी थे वो, मुझे नहीं पता वो कौन थे, ठीक है, बट उनका यही कहना था कि टीचर्स को सिर्फ आधी चीज़ करानी चाहिए और बाकी स्टूडेंट को खुद कर देना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली उनका यही कहना था कि थ्योरी टीचर्स कराएं, न्यूमेरिकल स्टूडेंट को करना चाहिए खुद से। मतलब थ्योरी तो मैंने बता दी, कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, ये क्या बताने जा रहा हूँ कंसेप्ट, इसके बाद पूरी एक्सरसाइज तुम खुद करो, राइट। तो बट ठीक है यार, आज के टाइम में कहाँ चलता है, व्यूज़ ही नहीं आएंगे हमें तो अगर हम नहीं बताएंगे, और क्लासेस ही कोई नहीं जाएगा अगर वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कराएंगे। अरे हमारे सर तो हमें क्वेश्चन ही नहीं कराते, कंसेप्ट बता के छोड़ देते हैं। टाइम बदल रहा है बट ठीक है यार, ओल्ड इज गोल्ड होता है ना, सो ओल्ड इज गोल्ड है, चाहे वो गुरुकुल वाला सिस्टम हो या फिर ये सब चीज़ें हो, ठीक है। स्कूल वगैरह इज ओके, बट गुरुकुल में आजकल के बच्चों को देखता हूँ मैं यार, ठीक है, मतलब मैं आज भी गालियाँ नहीं देता, मैंने मतलब लाइफ में कभी भी ऐसे मतलब एब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। मैं कभी भी गालियाँ नहीं देता हूँ आज भी। मतलब आप लोग बोलते होगे दोस्तों में तो चलता है, नहीं भाई मैं दोस्तों में भी गालियाँ नहीं देता। आप मेरे दोस्तों से भी पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, मैं अभी भी गालियाँ नहीं देता हूँ। बट ये इतना रेयर केस है कि किसी को बोलूँगा वो भरोसा नहीं करेगा, भाई कैसे तू गाली नहीं देता। मतलब ऐसा सिस्टम था, हमारी क्लास में 49 स्टूडेंट्स थे, 3 या 4 लोग गाली नहीं देते थे, पूरे लोग गाली देते थे। बट वही अगर गुरुकुल में बच्चे पढ़ते तो वहाँ पे गुरु उनकी उतनी धुलाई करते ना, या फिर वो पुराना वाला एजुकेशन सिस्टम होता जो ऐसे पहले स्कूल में डंडे से पीटा जाता था, समझ रहे हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है यार, ठीक है। क्योंकि यार डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रहे हो बट आपको किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है, गालियाँ बकते रहते हो, कितना अजीब लगता है, राइट। सो कोशिश करो आप लोग भी कि गालियाँ छोड़ दो। गालियाँ देने से देखो किसी का भला नहीं होता है, ठीक है। और मैं जानता हूँ गालियाँ बिना दिए भी जीवन बहुत सुखी होता है। आई एम लिविंग माई सेटिस्फाइड लाइफ। हाँ, उतना सेटिस्फैक्शन तो नहीं है बट गालियों के कारण ऐसा नहीं है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं मतलब लाइफ में इतना ज़्यादा इसीलिए वीडियोस बना रहा हूँ, इतना ज़्यादा इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ सेटिस्फैक्शन। और मुझे पता है यार, अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दैट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन, राइट। तो डिसिप्लिन लाओ लाइफ में, अच्छे स्टूडेंट बनो, लोग संस्कारी कहें, ठीक है, 4 लोग इज्जत करें तुम्हारी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे दोस्त लोग भी टाइम टाइम पे तुम्हारी बेइज्जती कर दें, राइट। सो ओके, प्रवचन बंद करते हैं। देखो ये हम लोगों का 3x3 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ax बराबर b। ax बराबर b किया, अब पहली रो में आएगा पहले इक्वेशन का एलिमेंट, दूसरी रो में आएगा दूसरी इक्वेशन का एलिमेंट। मतलब पहली रो में आया 1 1 1, दूसरे में आया 2 3 2 और तीसरे में आया 1 1 2। यहाँ पे क्या है, x में है हमारा x y z और b में क्या है हमारा, b में है हमारा 1 2 4। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से हमें क्या देखना है। मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि हमें इसको कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सेंस क्या है इसका। और एक और बात का ध्यान रखना, यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इसमें यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है। अगर तुम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किए जा रहे हो तो तुम तो यहाँ पे कुछ भी बना लोगे और यहाँ पे तो कुछ चेंज ही नहीं होगा। तो तुम्हारा कुछ भी एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम चाहते हो एक्स बराबर 1 आए तो तुम कॉलम ट्रांसफर यूज कर करके यहाँ पे सिर्फ 1 बचाओगे, ये 0 0 बना दोगे, तो 1 एक्स बराबर 1 तो एक्स बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज नहीं कर सकते, यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन इज अलाउड, ठीक है। अब आपको बोला तो है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने, बट उसका सेंस क्या है मैं बताता हूँ। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बेसिकली होता क्या है, ये नीचे के तीनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये ऊपर के 3 एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अगर मुझे बताओ ये 1 1 और 2 ये 0 हो गए, तो जब भी हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 और 2 0 हो गया, तो 1 एक्स जा समथिंग आ जाएगा। सपोज यही आ गया x बराबर 1, तो देखो ये चीज अगर 0 हो गई, ये चीज 0 हो गई, ये चीज 0 हो गई, ये चीज 0 हो गई, ठीक है। तो x बराबर 1 आ जाएगा डायरेक्टली इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से। और फिर यहाँ पर देखो 2x प्लस 3y बराबर 2 आ जाएगा, और x तुम्हें पता है तो 2 प्लस 3y बराबर 2 आ जाएगा, तो y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझा। अच्छा, और देखो यहाँ पे अब तुम्हें x पता चल गया, y पता चल गया, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट 0 नहीं है, तो दिक्कत की कोई भी बात ही नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि 1x जा 1x, 1y जा 1y और 2z जा 2z इक्वल टू 4 है। अब तुम्हें x पता है, y भी पता है, तो 2z बराबर 4, तो z बराबर आ गया 3/2। तो बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का सेंस क्या है पता है, सेंस ये है कि भाई हम किसी भी एक चीज की वैल्यू डायरेक्टली पता कर ले, उस एक वैल्यू से हम लोग जो 2 वेरिएबल में इक्वेशन होगा उस एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल निकाल लेंगे, और फिर हमारे पास एक्स वाई हो गया तो हम किसी भी तीसरे इक्वेशन में डाल के जेड की वैल्यू भी निकाल ही सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बेसिकली इसका सेंस यही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको या तो इन तीनों एलिमेंट को 0 बनाना है, या तो इन तीनों एलिमेंट को 0 बनाना है, या तो इन तीनों एलिमेंट को 0 बनाना है, या तो इन तीनों एलिमेंट को 0 बनाना है,
कोई भी 3 एलिमेंट को आप लोगों को 0 बनाना है जो कॉर्नर पर हो, मतलब या तो इन्हें 0 बना दो, या तो इन्हें 0 बना दो, या तो इन्हें 0 बना दो, या तो इन्हें 0 बना दो। ठीक है, मतलब देखो मैं जैसे एलिमेंट्स लिखता हूँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपके पास एलिमेंट्स है। ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट्स है। तो बेसिकली आप या तो इन तीनों को 0 बना दो, या तो आप लोग इन तीनों को 0 बना दो, या तो आप लोग इन तीनों को 0 बना दो, या तो आप लोग इन तीनों को 0 बना दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट आप लोगों को ऐसे तीनों को 0 बनाना है। तो बेसिकली उन्होंने ये देखा कि भाई अगर इन तीनों को 0 बना रहे हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, इन तीनों को 0 बना रहे हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। और किसी भी 3 एलिमेंट को 0 बनाने से आंसर तो सेम ही आना है, आंसर तो फाइनली सेम ही आना है ना। तो इसका मतलब उन्होंने ये पाया कि यार किसी भी 3 एलिमेंट को 0 बनाने से काम अगर हो रहा है तो हम लोग क्यों ना स्टूडेंट्स को एक जनरल केस दे दें कि भाई तुम्हें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, रट्टा मारने के लिए आसानी होगी उन्हें। तो स्टूडेंट्स को वही तो चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है। तो क्योंकि उन्होंने बोल दिया तो हम वही बनाएंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या बनाना आसान रहेगा, देखो मेरे ख्याल से यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर नहीं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना आसान होगा। क्यों पता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 1 है, देखो यहाँ पे 1 1 है, यहाँ भी 1 1 है, तो R3 माइनस R1 करते ही ये 1 1 0 हो जाएगा। और फिर इस 2 को 0 बनाना रहेगा, वो हम लोग बना लेंगे R2 माइनस 2 R1 से, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कैसे कर रहे हैं, देखो R3 को हम लोग चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R1, तो R3 चेंज होगा तो R1 R2 कॉपी कर लो। सो 1 1 1 2 3 2, R3 चेंज हो रहा है R3 माइनस R1 में, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1। XYZ में कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना। R3 चेंज हो रहा है तो R1 R2 कॉपी कर लो, R3 माइनस R1 मतलब 4 माइनस 1, तो ये आ गया 3। इतना क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस 2 को 0 बनाना है क्योंकि हम बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इस 2 को 0 बनाने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1। ठीक है, तो R2 चेंज हो रहा है तो R1 R3 कॉपी कर लेते हैं। देखो ये हो गया 1 1 1 0 0 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0। भाई साहब सब साफ हो गया। और यहाँ पे है XYZ। अब देखो एक और एलिमेंट 0 हो गया, चिंता की कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक और एलिमेंट 0 हो गया, एक और एलिमेंट 0 हो गया तो अच्छी बात है, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, और ये 2 माइनस 2 ये भी हो जाएगा 0, तो ये हो गया 1 0 3। अब सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। देखो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 1 का होगा। और 3 क्रॉस 1 मतलब 3 रो 1 कॉलम। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी AX बराबर B में हम लोग AX को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो आंसर आना चाहिए उसमें एक ही कॉलम होना चाहिए। 2 क्रॉस 2 का है तो 2 रो होनी चाहिए, 3 क्रॉस 3 का है तो 3 रो होनी चाहिए। अगर तुम्हारा 2 कॉलम आ जा रहा है तो तुम पक्का कहीं पे गलती कर रहे हो। क्यों, क्योंकि तभी तो कंपेयर कर पाओगे ये कितने का मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 1 का है। 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स को अगर तुम्हें कंपेयर करना है किसी मैट्रिक्स से तो वो भी तो 3 क्रॉस 1 की ही रहनी चाहिए, वरना कैसी इक्वालिटी। ओके, सो 1x जा 1x, 1y जा 1y, 1z जा 1z, 0x जा 0, 1y जा y, 0 ठीक है, 0x जा 0, 0y जा 0, 1z जा 1z। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 103। अच्छा, सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बाय योम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, और देखो y बराबर 0 डायरेक्टली मिल गया, और देखो z बराबर 3 डायरेक्टली मिल गया, तो x प्लस 0 प्लस 3 बराबर 1, तो x बराबर माइनस 2 डायरेक्टली मिल गया। अब देखो इन्होंने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया था, हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया, आंसर सेम है क्या, -203, -203। समझ में आ गया, आंसर सेम ही आएगा। ये कुछ भी करे तुम कुछ भी करो, आंसर सेम ही आना है, बट ढंग से करो। वो करेक्टली किए हैं इसलिए सेम आया है तुम्हारे जितना, क्योंकि तुमने भी करेक्टली किया है। ओके, अभी तो मैंने किया, अभी तुम करोगे। दोनों मेथड समझ में आ गया। मेथड ऑफ इन्वर्जन में क्या है, तुम वही इक्वेशन बनाओगे AX बराबर B, फिर X को तुम निकालोगे B को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या करोगे, AX बराबर B बनाओगे और फिर तुम उसके बाद इसमें क्या करोगे, इसमें तुम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, उसके बाद तुम्हारा X अपने आप आ जाएगा। क्लियर, दोनों मेथड समझ में आ गया। चलो तो क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 3 3 6 2 8 8 क्वेश्चन है, बेसिकली 10 क्वेश्चन है, बट क्योंकि मैंने पेन पेंसिल वाला पहले करा दिया और क्वेश्चन नंबर 2 में से पहला भी करा दिया, तो हमारे पास सिर्फ 8 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिसेस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। सो x प्लस 2y बराबर 2 है और 2x प्लस 3y बराबर 3 है, इसको हमें सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड। ओके, तो यहाँ पे इन्वर्जन मेथड हम लोग कैसे लगाते थे, हम लोग लिखते थे ax बराबर b, इसका मतलब
ए में क्या आएगा, पहला रो का x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, x में क्या आएगा x और y, b में क्या आएगा कांस्टेंट टर्म्स 2,3। इतना समझा? अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स ए इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। सो ए इनवर्स इंटू ए जो था वो आपका आई हो गया, तो आई एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो एक्स बराबर हो गया ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे सिंस ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई। ओके, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी आ गया। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, सो कंसीडर ए बराबर क्या था भाई, ए बराबर था 1 2 2 3। ओके, गेट ऑन द डांस फ्लोर। ओके, तो M11 आ गया 3, M12 आ गया 2, M21 आ गया 2, M22 आ गया 1। A11 क्या आ जाएगा फिर, A11 आ जाएगा 3। पूरा मेथड करना है, जैसे तुम इनवर्स निकालते थे एडजॉइंट मेथड से वैसे ही सॉल्व करना है पूरा। ठीक है, A11 आ गया 3, A12 आ जाएगा -2, A21 आ जाएगा -2 और A22 आ जाएगा 1। ठीक है, अच्छा तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बताओ क्या आएगी। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ से देख लो, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी, क्या आती है A11 A12 A21 A22, ये आती है कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो निकाल लो यहाँ पे 3 -2 1। ठीक है, हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए 3 -2 1। ठीक है, शॉर्टकट से एडजॉइंट निकालो। एक बार शॉर्टकट से कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट चेंज करो तो 3 1। अब इन दोनों का साइन चेंज कर दो, साइन चेंज, तो ए इनवर्स निकाल लेते। ओ भाई साहब, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, डिटर्मिनेंट निकाल के देखा ही नहीं कि ये इन्वर्टिबल है भी या नहीं। निकाल के देखना है तुम्हें, वरना मार्क्स कट जाएगा भाई। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 1 3 या 3 3 -4, 3 -4 हो गया -1। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो बच गए हम लोग। ठीक है, चेक करना है तुम्हें हर क्वेश्चन में। ओके, सो ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/। एक अच्छी बात है कि यार जब हम लोग ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं तब याद आ जाता है कि यार हमने तो ये किया ही नहीं है। ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो इस माइनस को अंदर भेज दो, तो ये हो गया -3 -1 2 2, तो ये हो गया ए इनवर्स। तो सिंस x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, तो x है हमारा xy और ए इनवर्स हमारी ये पर्टिकुलर चीज़ -3 2 2 -1 और b है हमारा 2 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो -3 2 जा -6 प्लस 2 3 या 6, तो x की वैल्यू 0, 2 2 जा 4 -1 3 या -3। ठीक है, x y। सो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बाय इओम x की वैल्यू आ रही है 0 और y की वैल्यू आ रही है 1। x की वैल्यू आ रही है 0 और y की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, दिख रहा है क्या? ओके, तो दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो कि है x + y बराबर 4 और 2x - y बराबर 5। इसको आप अगर मन ही मन में सॉल्व करोगे तो x बराबर 3 और y बराबर 1 आ जाएगा। कैसे, y कट गया, x + 2x 3x 5 + 4 9, 3x बराबर 9 x बराबर 3। ठीक है, ओके, तो मन ही मन नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पे सामने खुल्लम खुल्ला सॉल्व करना है। ओके, सो वही करते हैं जो हम लोग करते आए हैं। क्या, x + y बराबर 4, ये है आपका इक्वेशन 1। 2x - y बराबर 5, ये है आपका इक्वेशन 2। सो कंसीडर ax बराबर b, ax बराबर b, a में आएगा 1 1, b यहाँ पे आएगा -1। ये x क्या है, x आपका xy है और ये क्या है आपका, ये है आपका 4 5, ये आपका xy है। अब क्या करना है आपको, अब इसमें आप लोगों को एक एलिमेंट को 0 बनाना है। अरे भाई, इन्वर्जन मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो इन्वर्जन मेथड में थोड़ी ना ये करते। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको 1 2 देने की जरूरत नहीं है यार, क्या यूज है उसका, कुछ नहीं। तो ये हो गया 1। ठीक है, सो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करना है, हमें प्री मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। सो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। सो आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। सो एक्स बराबर आ गया ए इनवर्स इंटू बी। सो ये हो गई हमारी एक्स मैट्रिक्स। हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। सो कंसीडर ए बराबर क्या है, 1 1 2 -1। ओके, सो हम लोग ये इसका डिटर्मिनेंट पहले चेक कर लेते हैं। 1 - 1 जा -1, 2 2 जा 2, ये हो गया -3। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब निकालते हैं M11 आएगा -1, M12 आएगा 1, M21 आएगा 2, M22 आएगा 1।
ठीक है। A11 आ जाएगा 1 सॉरी -1, A12 आ जाएगा -1, A21 आ जाएगा -2 और A22 आ जाएगा 1। सो A22 हो गया हमारा 1। अब हम लोगों को क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आइए बनाते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो -1 -1 -2 1, सो ये आ गई -1 -1 -2 1, ठीक है। अच्छा, सो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा -1 -2 -1 1, ठीक है। अच्छा, सो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये -1 1 होगा और ये -2, ये ऐसे रहना चाहिए गाइस, ये -2 रहना चाहिए और ये -1 रहना चाहिए, ये -2 ये -1। कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने गलत लिखी है। कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा देखो, हम यहाँ से चेक करते हैं। M11 हमारा -1 है, M12 हमारा 2 है, एक्चुअली ये 2 है और M21 1 है। इसीलिए हवाबाजी ना करें गाइस, हवा में क्वेश्चंस को ना सॉल्व करें, वरना ऐसी तकलीफें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। -1 -2, बट हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है, तो इसीलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो देखो A इनवर्स आ जाएगा हमारा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट है -3 इंटू एडजॉइंट -1 -2 -1 1। अब इस सिर्फ माइनस को अंदर भेज दो, वरना जाने दो। तो हमारे पास था x बराबर A इनवर्स B, ठीक है। तो x बराबर A इनवर्स हमारा -1/3 आया है, ये है -1 -1 और ये है -2 और 1। और b क्या है हमारा, b है हमारा 4 5। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद -1/3 को अंदर भेज देना। x आपका xy है, ठीक है, ओके। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -1 4 ज़ा -4, -1 5 ज़ा -5, -2 4 ज़ा -8 और 1 5 ज़ा +5, ठीक है। अच्छा, सो -1/3, -4 -5 -9 -8 +5 -3, इस माइनस को अंदर भेजो, मतलब -1/3 को पूरा ही अंदर भेज दो, या थोड़ा थोड़ा करना है तो पहले माइनस को अंदर भेजो। माइनस को अंदर भेजोगे तो ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 9/3। अब इस 3 को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। सो देयरफॉर बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको साफ साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 1 है, राइट। देखो ना, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, सिंपल है। अरे यार इसमें क्या तुम यार, इसमें भी डाउट कर रहे हो तुम। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। इतनी कम जगह में कर लोगे, अरे देखो तो सही, 2x + 6y 8 है और x + 3y 5 है, ठीक है। तो कंसीडर कर लो, क्या कंसीडर कर लो, ax बराबर b। सो ax बराबर b कंसीडर किया, a है आपका 2 6 और ये है आपका 1 3, x है आपका xy और b है आपका 8 5। अब क्या करना है, अब भाई a का इन्वर्स निकालना है, ठीक है, a का इन्वर्स निकालना है। तो a बराबर है 2 6 1 3। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका आ जाएगा 0। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0, देयरफॉर a इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और a इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो इस इक्वेशन को हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। देयरफॉर दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय एनी मेथड, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड। सो मैट्रिक्स के मेथड से इक्वेशन नहीं सॉल्व की जा सकती। सिर्फ इतना लिखना कि दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड विल नॉट बी गुड, कॉज आपको पता है कि यार इक्वेशन तो सॉल्वेबल है, लीनियरली सॉल्व करें तो भी नहीं सॉल्व कर सकते ना। तो दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व, डायरेक्टली इतना ही लिखो, क्योंकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं है यार। ध्यान से देखो ना, जो इक्वेशन मतलब मैट्रिक्स से नहीं सॉल्व हो रही है वो देखो, क्योंकि यहाँ पे 2/1 और 6/3 दोनों रेशियो आ रहा है 2 2, मतलब दोनों रेशियो आ रहा है इक्वल। और अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आते हैं तो हम लोगों का कौन सा सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर हो जाता है हम लोगों का नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू 0 आएगी और dx की वैल्यू समथिंग आएगी, ठीक है। तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये हो जाता है हम लोगों का नो सॉल्यूशन। अगर ये 5 की जगह 4 हो जाता तो सॉरी, अगर ये 5 की जगह 16 हो जाता तो, अगर 5 की जगह 16 हो जाता तो सॉरी हाँ 5 की जगह अगर 4 हो जाता तो ये हो जाता इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि फिर सब रेशियो इक्वल आ जाते, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते, ठीक है। तो फिलहाल डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इतना ही समझ लो कि डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैट्रिक्स सॉल्व ही नहीं की जा सकती, तो इसका इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला हमने कर लिया था रिडक्शन मेथड से, बाकी 3 कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिडक्शन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला रिडक्शन मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, दूसरा करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला है x + 3y बराबर 2 और 3x + 5y बराबर 4, ठीक है। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पहले माइंड में निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है, में से तेज निकाल पाओ तो बताओ, में से तेज। 1 सेकंड, स्टॉप, शुरू करते हैं। सो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3x 9y = 6, 9y में से 4,
6 y इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/2 है तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो y इक्वल टू 1/2 x इक्वल टू 1/2 इसका सॉल्यूशन है। अब हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स से क्या आता है। मैट्रिक्स से भी खैर वही आएगा। a x बराबर b कर दिया हम लोगों ने। a में हमने लिख दिया 1 3, यहाँ लिख दिया हमने 3 5, x में लिख दिया हमने x y और b में हमने लिख दिया यहाँ पे 2 और 4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे इस चीज़ को अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली मैं इसको 0 कर देता हूँ। इस 3 को 0 करना आसान है। कैसे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R2 में R2 माइनस 3 R1 कर रहा हूँ। ठीक है, सो सिर्फ R2 चेंज होगा, R1 ऐसा ही रहेगा। 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 हो जाएगा -4, ये हो गया XY और ये हो गया हम लोगों का 2। अब देखो यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे कुछ लोग चेंज करना भूल जाते हैं। 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा -2। तो सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया x प्लस 3y और ये हो गया -4y और यहाँ पे हो गया 2 -2। सो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस -4y इज इक्वल्स टू, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से -4y इज इक्वल्स टू -2। सो y बराबर आ गया 1/2। सो y बराबर 1/2 है, देयरफॉर x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 2, मतलब x की वैल्यू भी 1/2 है। तो xy यहाँ पे सेम है। ठीक है, xy क्या है यहाँ पे सेम है। सेम थोड़ा क्रिंज है गाइस, मैंने बोल दिया, आई एम सॉरी, मुझे क्रिंज लगता है एक्चुअली जब ये कोई बोलता है। सो 1/2 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3x माइनस वाई बराबर 1 और 4x प्लस वाई बराबर 6। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 2 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं। ax बराबर b, a में क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 और यहाँ पे 4 और 1, ये x में आ जाएगा x और y और b में आ जाएगा 1 और 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो दिख रहा है यार ये -1 है तो इसको हम 0 बना देते हैं। कैसे, R2 को ऐड कर देते हैं R1 में। तो सिंपल है यार, एक स्टेप में सॉल्व हो रहा है क्योंकि 3x3 नहीं है। 3x3 आपको दिया ही नहीं है बेसिकली। थर्ड क्वेश्चन था 3x3 का जो मैंने करा दिया है। फोर्थ क्वेश्चन शायद 3x3 का है, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर। हाँ, 3x3 का थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, तो उसको मैं इन्वर्जन मेथड से ही कराऊंगा, मतलब रिडक्शन मेथड से ही कराऊंगा क्योंकि इन्वर्जन तो आप लोगों को समझ ही गया है। ठीक है, फिलहाल इसे देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला R1 प्लस R2 कर दो। तो R1 प्लस R2 ये 7 हो जाएगा, -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा और R2 तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये x और y ऐसा ही रहेगा और इस साइड देखो 1 प्लस 6 हो गया 7 और ये तो 6 ही रहेगा। सो बाय, अच्छा नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 4x प्लस y और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 7 और 6। सो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 7x की वैल्यू 7 है और 4x प्लस y की वैल्यू 6 है। तो x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 1 जब इस इक्वेशन में हम लोग सॉल्व कर देंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 आपका सोल्यूशन है। और वही बोला था शायद मैंने, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, यही बोला था ना। ओके, सो हम देखते हैं पीछे क्या बोला जा रहा है। सो पीछे भी यही बोला जा रहा होगा, आई गेस 1,2 इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। छापना है, छाप लिए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। थर्ड तो ये रहा, थर्ड तो हम लोगों ने कर दिया ना, जो मिटा रहा हूँ वो थर्ड ही था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5x प्लस 2y बराबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 5x प्लस 2y बराबर 4 और 7x प्लस 3y बराबर 5। ओके, तो इस इक्वेशन को माइंड में सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा मेथड क्या है, ax बराबर b। a में क्या है, a में है 5 और 2, यहाँ पे क्या है 7 और 3, x में क्या है, x में है x और y और b में क्या है, b में है 4 और 5। ओके, अब क्या करना है हमें, अब इसे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बनाना है। तो सिंपल है, कैसे बना सकते हैं, इस 2 को मुझे 0 बनाना है 3 की हेल्प से। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ R1 चेंजेस टू R1 माइनस। देखो कभी भी अगर ऐसा नंबर आ जाए ना जो मल्टीप्लाई होकर या डिवाइड होकर इसके जैसा ना बने, तो क्या करने का, उस नंबर में उसी के अपॉन से मल्टीप्लाई कर देने का। मतलब बेसिकली 3 है ना, तो इसके अपॉन से मल्टीप्लाई कर दो पहले, R2/3। 3 से तुमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये अब 3 डिवाइड बाय 3 1 बन गया। अब जिस चीज को तुम्हें 0 करना है उस नंबर को ऊपर लिख दो। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, R2 में 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब R2 में 2/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 और ये 2 ऊपर जाके उसको 0 बना देगा। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो R2 ऐसे ही रहने दो, ये 2 माइनस 3 इंटू 2/3, तो 3 कट गया, 2 माइनस 2 0 और 5 माइनस
7 इंटू 2/3 मतलब 5 माइनस 14/3 मतलब 1/3। तो ये बेसिकली आपका आ गया 1/3। ये आपका x और y है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 4 माइनस 2/3 इंटू 5 मतलब 4 माइनस 10/3 मतलब 2/3। तो ये आ गया 2/3 और ये हो गया 5। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे तो बढ़ना है तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों मैट्रिक्स को। तो ये हो गया 1/3x और ये हो गया 7x प्लस 3y। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे है 5। सो बाय योम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के द्वारा हमें मिल रहा है कि 1/3x 2/3 के इक्वल है। तो x बराबर है 2 और 7x प्लस 5y 5 के इक्वल है। तो 7 इंटू 2 प्लस 5y बराबर 5 के इक्वल है। तो 14 प्लस 5y 5 के इक्वल है। तो 5y बराबर है -9। तो y बराबर -9/5। ये तो नहीं आना चाहिए था। ना 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 ना, पीछे देखते हैं गाइस क्या आंसर आया है। पीछे 2, -3। तो हम लोगों का x तो सही आया है, y गलत आ रहा है। नहीं है, y तो नहीं गलत आना चाहिए यार। 7x प्लस 5y क्यों, 3y है ना। ओ सॉरी 7x प्लस 3y है गाइस। ठीक है, तो ये 3y है, तो ये 3y है, तो ये 3y है, तो ये 3y है, तो ये y बराबर 3 है मतलब -3 है। तो 2, -3 इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो 7x प्लस 3y था, मैंने 5y लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया आपका, सेकंड का 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने वीडियो के शुरू में कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 तो चिन्ह दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मैं नीचे क्वेश्चन चला देता हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और फिलहाल 12:30 बज चुके हैं तो इसीलिए मेरे पास टाइम कम है, दोपहर के, रात के नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या लगा सिंपैथी लूंगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें बोला इफ द 3 नंबर्स आर एडेड देन देयर सम इज 2। तो 3 नंबर्स है यहाँ पे, तो हम तीनों नंबर्स को अज्यूम कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है, सेकंड नंबर बी y और थर्ड नंबर बी z। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है हमारा z और सेकंड नंबर क्या है y। ओके, तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि दोनों का सम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, क्योंकि 3 कंडीशन दिए तो बार बार नहीं लिखेंगे, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, हम डायरेक्टली लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ठीक है, क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन बोलती है इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 आ रहा है। तो आप बोलोगे इसका मतलब कोई एक नंबर तो अपॉन में है, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई ऑलरेडी 2 से ज्यादा हो जाता। अरे भाई तुमसे किसने बोल दिया तीनों पॉजिटिव है, तीनों में से कोई एक नेगेटिव भी तो हो सकता है या कोई 2 नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। हो सकता है ये 7 हो, ये -3 हो, ये -2 हो सकता है ना। 7 -3 -2 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचने का, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना कर दे कि भाई ये चीज़ पॉजिटिव ही है। बेसिकली नंबर सुन के हमारे दिमाग में यही आता है कि हाँ ये चीज़ पॉजिटिव है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आई डोंट नो किसका नोटिफिकेशन था, डियर कैंडिडेट होगा कुछ। इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, 2 टाइम्स द सेकंड नंबर मतलब 2y is subtracted from मतलब किसी पर्टिकुलर चीज से सब्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब ये चीज सब्ट्रैक्ट हुई है तो माइनस साइन इसके पीछे आएगा। फ्रॉम सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर मतलब बेसिकली यहाँ पे आएगा x प्लस जेड, क्योंकि इसमें बोला है इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, वरना लोग इसका इक्वेशन ऐसे बनाते हैं 2y माइनस एक्स प्लस जेड, मतलब 2y माइनस एक्स। तुमसे ऐसा थोड़ी बोला है कि फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड नंबर, ऐसा नहीं बोला तुमसे बोला इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड नंबर देन इट इज 2y। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 8, वी गेट 8। अब बोला है एंड इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब 3x इज एडेड टू द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर वी गेट 4। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड एड करके क्या आ रहा है 4। ओके, तो ये हो गए हमारे 3 इक्वेशंस। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना मांगता था, तो x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 8, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और तीसरा इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है 4, ये हो गया थर्ड। ओके, सो ax बराबर b, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। मैंने जैसा बोला था मैं रिडक्शन से करूंगा क्योंकि इन्वर्जन मेथड चिंदी है, वो तो तुम भी जानते हो इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो मैं रिडक्शन मेथड से करके बताता हूँ। इन्वर्जन मेथड में बेसिकली क्या करोगे, a इन्वर्स निकाल के उसको b से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 288 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी 284 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा वही सीधा आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए ax बराबर b कर लिया हम लोगों ने
अब यहाँ पे ए की वैल्यूज लिख लो, क्या क्या है, 1 1 1, इसकी वैल्यूज 1 - 2 1 3 1 1, एक्स की वैल्यूज क्या है, एक्स वाई जेड, और बी की वैल्यूज क्या है, 2 8 4। अब अगर आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग इन्वर्जन मेथड फॉलो करते तो कंसीडर सॉरी प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इन दिस इक्वेशन एंड देन ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स बराबर बी, इनवर्स इंटू बी, फिर आ जाता एक्स बराबर ए इनवर्स बी, फिर आप कंसीडर करते ए बराबर दैट उसको करके सॉल्व करते, ठीक है। अच्छा, सो फिलहाल यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, या फिर ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली ज़रूरत है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 1 - 2 - 1 -1 इंटू 1 - 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 6। सो ये हो गया -3, ये -1, ये -2, ये +7, ये हो गया -3 + 2 + 7, 7 + 2 9 - 3 6। तो ये आपका आंसर आ गया 6। तो देयरफॉर सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन ज़ीरो, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आपको निकाल के एक बार चेक जरूर कर लेना है। वैसे तो आई डोंट थिंक ये कंपलसरी है, ऑप्शनल है शायद, बट फिर भी अपनी उसके लिए तसल्ली के लिए आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। चलो, तो इसको क्या बनाना है हमें, इसको बनाना है हमें कौन सा मैट्रिक्स, इसको हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ज़्यादा आसानी से बना सकेंगे। कैसे, ये 1 1 देखो, इस 1 1 से 0 सीधा हो रहा है, मतलब तुम्हें क्या कर देना है, R1 - R3 कर देना है। तो R1 - R3 जैसे ही करोगे तो 1 - 3 - 2 हो जाएगा, 1 - 1 0, 1 - 1 0 0 0, ये हो गया 1 - 2 1, और ये हो गया 3 1 1, ये हो गया x y z, और R1 - R3 मतलब 2 - 4 मतलब -2 8 4। अच्छा, अब इस 1 को 0 बनाने के लिए R2 चेंजेस टू R2 - R3 कर दो, तो R2 - R3 कर दोगे तो -2 0 0, तो ऐसा ही होगा। 1 - 3 -2 -2 -1 -3 1 - 1 0, ये हुआ 3 1 1, और ये हुआ x y z, और यहाँ पे है -2 I8 - 4 4, और ये भी 4, ठीक है। सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा -2x, यहाँ आ जाएगा -2x - 3y, ये आ जाएगा 3x + y + z, और यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है -2 4 4। सो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आप लोग साफ देख सकते हो कि -2x -2 के इक्वल है, सो x बराबर 1, सो -2x - 3y के इक्वल है, और इज इक्वल्स टू 4 है। तो क्योंकि x की वैल्यू 1 है इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं। सो -3y की वैल्यू आ गई 6, तो y बराबर आ गया -2, ठीक है। अब ये हो गया 3 × 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस z बराबर 4, सो 1 प्लस z बराबर 4, तो z बराबर 3, मतलब हमारा पहला नंबर क्या है 1, दूसरा नंबर क्या है -2, तीसरा नंबर क्या है 3। और देखो अगर 3 गुना कर दो इसको तो ये 9 हो जा रहा है, और दोनों के साथ जोड़ो तो आप लोगों को 8 मिल रहा है, सॉरी 4 मिल रहा है। 3 गुना अगर कर दो फर्स्ट नंबर को 3, और इन दोनों के साथ जोड़ो, ठीक है। सो 3 + 3 6, 6 - 2 4 मिल रहा है। और अगर आप लोग इसको 2 टाइम्स कर दो तो ये -4 हो गया, और अब इस -4 को इस +4 से सब्ट्रैक्ट करो, तो +4 - -4, तो +4 + 4 8 मिल रहा है, और तीनों नंबर को जोड़ो तो 2 मिल रहा है, राइट। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 उड़ा देते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV सेट्स एंड 2 VCRs इज 35,000, ठीक है। शॉपकीपर वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज पर टेलीविजन एंड 500 रुपीज पर टीवी, ठीक है, पर VCR। देन ही कैन सेल 2 टेलीविजन सेट्स एंड 1 VCR एंड गेट द टोटल रेवेन्यू ऑफ दिस। अच्छा, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट्स। घुमा दिया क्वेश्चन ने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV सेट्स एंड 2 VCR इज 35,000। तो पहले एक टीवी सेट और एक VCR के कॉस्ट को अज्यूम कर लो। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 TV सेट बी X रुपीज, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 VCR बी Y रुपीज। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, पहली कंडीशन कहती है 3x + 2y बराबर 35,000, ठीक है। मतलब 3 TV सेट और 2 VCR का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 35,000। द शॉपकीपर वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज पर टेलीविजन एंड 500 रुपीज पर VCR। अब देखो यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है द शॉपकीपर वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज पर टेलीविजन। कॉस्ट प्राइस कितना है एक टेलीविजन का, X रुपीज,
और वो उस x रुपीज में कितना प्रॉफिट चाहता है, 1000 रुपए का। मतलब वो टेलीविजन का प्रॉफिट चाहता है 1000 रुपए का, तो टेलीविजन का टोटल सेलिंग प्राइस ये हो गया। और VCR पर 500 रुपए का प्रॉफिट चाहता है, मतलब VCR पर जो सेलिंग प्राइस था वो ये हो गया। ठीक है, ही सेल्स 2 टीवी सेट, मतलब 2 टीवी सेट बेचता है और 1 VCR बेचता है, तो मतलब +1 का कोई वैल्यू नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो उसको टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है 21,500 का। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नहीं समझा कैसे बनाया? देखो, सबसे पहले उसने टीवी सेट और VCR खरीदा कितने में? एक टीवी सेट हमने मान लिया X में खरीदा और एक VCR खरीदा Y रुपए में। तो जितने में खरीदा था 3 टीवी सेट और 2 VCR 35,000 में खरीदा था। इक्वेशन 1 बन गया। अब वो कहता है कि अब वो उसे बेचने जा रहा है। बेचने जाते समय उसे टीवी पर जनरेट करना है 1000 रुपीज का प्रॉफिट, मतलब X + 1000 में बेचना है उसे। जितने में खरीदा था X रुपीज में, प्रॉफिट करना है 1000 रुपए का, तो जितने में खरीदा है उससे 1000 रुपए ज्यादा का बेचेगा तो ही तो प्रॉफिट होगा ना मेरे भाई। तो X + 1000 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर Y + 500, जैसे VCR पर 500 का ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि इफ ही सफर्स अ लॉस ऑफ 500 रुपीज ऑन द टेलीविजन, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनती है? X - 500, क्योंकि जितने में खरीदा था उससे 500 कम में बेच दिया उसने, या फिर बिक गया गलती से। ठीक है, ओके। तो इसे सॉल्व करके इक्वेशन 2 डिराइव कर लेते हैं। तो ये हो गया 2x और ये हो गया 2000, ये हुआ y, ये हुआ 500 और ये हो गया 21,500। अब ये 2000 और 500 2500 हो गया। 21,500 में से 2500 अगर जाएगा तो 19,000 बचेगा। तो देयरफॉर 2x + y बराबर आ गया 19,000। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सो सिंस ax बराबर b, तो a क्या है आपका? a है आपका 3 2 और ये 2 1 और ये है आपका x मतलब xy, और यहाँ पर है आपका b है आपका 35,000 और 19,000। समझ गए ना क्वेश्चन को? चलो, तो अब हमें क्या करना है? किसी एक को 0 बनाना है, तो r1 - 2 r2 कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a देख लो यार, डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 - 4 आ रहा है, -1 आ रहा है। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन सॉल्व। ठीक है, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग r1 में 2 r2 माइनस कर देते हैं। 2 r2 अगर r1 में माइनस करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 - 4 मतलब ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 - 2 मतलब 0, ये हुआ 2, ये हुआ 1, ये हुआ x y और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? देखो R1 में हम क्या कर रहे हैं? 2 R2 माइनस कर रहे हैं, तो 35,000 में 19,000 का दुगना मतलब 38,000। 35,000 में 38,000 माइनस कर रहे हैं तो -3,000 बचेगा, और ये हुआ 19,000। ठीक है, सो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, -x बराबर -3,000 आएगा। माइनस कटेगा तो x बराबर 3,000 आ जाएगा। ठीक है, और 2x + y बराबर 19,000 आ रहा है, तो 2 × 3,000 + y बराबर 19,000 आ रहा है। सो y बराबर 19,000 - 6,000 आ रहा है, तो 19,000 में से 6,000 जाएगा तो 13,000 आ जाएगा। मतलब एक VCR का कॉस्ट कितना था? 13,000, और एक टीवी सेट का कॉस्ट कितना था? 3,000। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस टीवी सेट का हो गया 3,000 और VCR का कॉस्ट प्राइस हो गया 13,000। ठीक है, अच्छा, और सेलिंग प्राइस टीवी सेट और VCR का क्या हो जाएगा? 3,000 में खरीदा था, 1000 रुपया प्रॉफिट चाहिए तो 4,000 में बेचा होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस टीवी सेट का हो गया 4,000, 3,000 + 1,000, और VCR का सेलिंग प्राइस हो गया 13,500, क्योंकि 500 का प्रॉफिट चाहिए था। ठीक है, तो बहुत हो गया प्रॉफिट लॉस। इसी के साथ लेक्चर को एंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन है टोटल 8, बट ये 8 क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वो मिसलेनियस 1 में आते हैं, और फिर मेन क्वेश्चन 2 और 8 तक मिसलेनियस 2 में आते हैं। तो बेसिकली मिसलेनियस 2B का पार्ट 1 हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर।